हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। और आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी। वही शेरशाह सूरी जो एक छोटे से पद से भारत के तख्त ताज को प्राप्त करने का काम किया, दिल्ली के गद्दी पर बैठने का काम किया और एक ऐसे शासक को भारत से भगा दिया जिसका पहले से ही यहाँ पर शासन क्या था, व्यवस्थित था। कह सकते हैं ये इसकी करसमाई जीवन, शेरशाह सूरी की करसमाई जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह सूरी, इनका शासनकाल कब से कब होगा? 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। ठीक है, आते हैं इनके शुरुआती जीवन से। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? तो 472 ईस्वी में। 472 ईस्वी में कहाँ? तो पाकिस्तान के, वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसके बाजवाड़ा में, वर्तमान पाकिस्तान के बाजवाड़ा में होशियारपुर नामक जगह पे, होशियारपुर नामक जगह पे। ऐसे भारतीय पंजाब में भी होशियारपुर एक गांव है, लेकिन ये जो होशियारपुर है पाकिस्तान के बाजवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इनके पिता का नाम हसन सूर। पिता का नाम क्या था? हसन सूर। ये हसन सूर कहाँ के रहने वाले थे? तो यह सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम। यही दक्षिणी बिहार के जो सासाराम है वहाँ के जमींदार थे। ये जो सासाराम की जमींदारी मिली थी हसन सूर को, तो ये जैनपुर के राज के अंतर्गत मिला था। यह जैनपुर राज के अंतर्गत आता था। ठीक है, शेरशाह सूरी के दादा, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर। कौन? इब्राहिम सूर। यही इब्राहिम सूर जिसने प्रथम अफगान शासक बहलोल लोदी के बुलावे पर अफगानिस्तान से भारत आने का काम करेगा। कहते हैं जब बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया तो उन्होंने अफगानिस्तान में खबर भिजवाया कि आप लोग यहाँ आके हमें मजबूत करें और वहाँ की गरीबी से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ठीक है, तो कहते हैं जब टिड्डों के भांति वहाँ के लोग यहाँ अफगानी आने लगे तो उस भीड़ में इब्राहिम सूर भी था। ठीक है, कहते हैं शेरशाह सूरी का बचपन बड़ी ही कष्टमय पूर्वक बीता, बड़ी ही कष्ट से बीता, क्योंकि इसके पिता और इनकी सौतेली माँ का प्यार इन्हें नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये सासाराम की जमींदारी करते समय उसकी प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था हर चीज पर बारीकी से ध्यान दे दिया था, जिससे इनके पास अनुभव हो गया था शासन करने का। तो कहते हैं लेकिन जब अपने पिता अपने सौतेले भाई से मतभेद हुआ तो यह वहाँ से सासाराम को छोड़कर बहार खां लोहानी, बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। उस समय बिहार के जो शासक थे बहार खां लोहानी, उसके यहाँ फरीद खां यानी कि शेरशाह सूरी नौकरी कर लेगा। तो शेरशाह सूरी जब नौकरी करेगा तो उस समय उसका नाम क्या रहेगा? फरीद खां। क्या रहेगा उसका नाम? फरीद खां। लेकिन बहार खां लोहानी के साथ जब वह शिकार पर जाता है तो एक ही बार में एक शेर को मार देता है, जिससे खुश होकर बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। क्या की उपाधि दी? तो शेर खां की उपाधि दी। तो फरीद खां का नाम अब क्या हो गया? शेर खान। ठीक है, नाम चेंज हो रहा है। बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के बाद फरीद खां यानी कि शेरशाह सूरी ने उसकी विधवा बेगम दुद्दू बेगम, बहार खां लोहानी की विधवा बेगम का नाम क्या था? दुद्दू या दद्दू बेगम।
से शेरशाह सूरी नज़दीकी स्थापित करके उसके पुत्र बहार खान लोहानी के पुत्र जलाल खां का संरक्षक बन जाएगा। क्योंकि यह नाबालिग रहेगा इसलिए संरक्षक के रूप में यह बिहार का एक प्रकार का शासक बन जाएगा। और प्रत्यक्ष रूप से शासन किसके हवाले आ गया? तो शेरशाह सूरी के हाथ में। ठीक है, कहते हैं अचानक से बहार खान लोहानी के जो हमदम होते हैं, मंत्री होते हैं, वह उसके पुत्र जलाल खान को लेकर भाग जाता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि शेरशाह सूरी कभी भी या शेर खां कभी भी जलाल खां की हत्या कर सकता है, इसलिए वो उसको लेकर भाग जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पहले अप्रत्यक्ष रूप से शासन था बिहार का, वह प्रत्यक्ष रूप से किसके हवाले आ गया? तो बहार खान लोहानी के बाद अब शेरशाह सूरी के हाथ में आ गया। तो पूरी की पूरी बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था अब किसके हवाले हो गई? तो शेरशाह सूरी के हाथ में हो गई। ठीक है, 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी जब बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था, किसके चंदेरी का युद्ध किसके किसके साथ लड़ा गया था? तो बाबर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा था तो मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ? मेदिनी राय। तो कहते हैं तो फरीद खां यानी कि जो शेरशाह सूरी, फरीद खां मतलब यहां से समझ रहे हैं आप लोग, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में बाबर का पक्ष लड़ा था। किसका पक्ष लड़ा था? बाबर का पक्ष, यानी कि बाबर के तरफ से यह युद्ध में भाग लिया था। कहते हैं शेरशाह सूरी काफी क्रिएटिव माइंड का था। वह बाबर के खिलाफ युद्ध जब लड़ा तो शेरशाह ने बाबर की युद्ध की नीतियों को आसानी से पढ़ लिया और काफी अच्छे से पढ़ा, और उन्होंने भविष्यवाणी करी और बोला कि अगर भाग ने मेरी सहायता की, अगर भाग ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो कहते हैं शेरशाह ने इस कथन को सिद्ध कर दिया। जब उसको मौका मिलेगा कन्नौज युद्ध के बाद तो इस कथन को सिद्ध कर दिया कि शेरशाह मजबूत है और मुगल कमजोर है। अब देखेंगे एक साल पहले 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध में बाबर के साथ लड़ा था शेरशाह सूरी। वही 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में घग्गर के युद्ध में यह अफगानों के साथ लड़ा था। किसके खिलाफ? तो बाबर के खिलाफ। कहते हैं घग्गर का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में लड़ा था, जिसमें अफगान का जो सेनापति था महमूद लोदी, इसमें अफगानों की पराजय हो गई, बाबर पूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो गया। ठीक है, शेरशाह का निकाह क्या है? शेरशाह का निकाह। इस बात को बताने के पीछे मेरा यह कारण है, यह उद्देश्य है कि अफगान समाज में स्त्रियों का या पत्नियों का महत्व काफी ऊंचा होता है, कद उनका काफी ऊंचा होता है। पति की मृत्यु के बाद संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होता है वो पुत्र नहीं बल्कि होती है उसकी पत्नी। पुत्र का अधिकार न होकर उसके पत्नी का अधिकार होता है। ठीक है, तो इस बात का, इस महत्व का शेरशाह सूरी ने काफी फायदा उठाया। देखेंगे बहुत सारी विधवा स्त्रियों से शादी करके अपनी आर्थिक और सामरिक दोनों स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे प्रथम शादी चुनार दुर्ग के जो शासक थे ताज खां। कौन था? चुनार दुर्ग का शासक कौन था? ताज खां। ठीक है, तो ताज खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा लाड मलका से शादी कर लेता है। शेरशाह सूरी लाड मलका से शादी कर लेता है। ठीक है, और शादी करने के बाद इसे चुनार का दुर्ग तो मिलता ही मिलता है, प्लस में इसको बहुत सारी संपत्ति, हीरे जवाहरात मोती, मन के हिसाब से, मन समझ रहे ना, 40 किलो का एक मन कहा जाता है। तो कहते 7 मन मोती, 7 मन हीरे जवाहरात ऐसे प्राप्त हुए थे शेरशाह सूरी को। माने कि अब देख रहे एक से चुनार का दुर्ग मिल गया जो सामरिक रूप से काफी अच्छा हो गया, वही इसके आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बहुत सारे हीरे जवाहरात की प्राप्ति हो गई। यही नहीं, गाजीपुर के नासिर खां नुहानी की विधवा, यानी नासिर खान की नुहानी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा से
विधवा कौन थी? गौहर हुसैन से भी शादी करके बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा करता है। और तीसरी शादी बीबी फतेह मलका, बीबी फतेह मलका, इन तीनों से शादी करके शेर शाह सूरी को जमीन के साथ साथ जायदाद, यानी कि जमीन और जायदाद, यानी कि सामरिक और आर्थिक दोनों स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। शेर शाह सूरी अपनी स्थिति बना रहा है जो अपने कथन को सिद्ध करने के लिए कि अगर सौभाग्य मेरा मित्र रहा या भाग्य मेरा मित्र रहा, सौभाग्य मेरी सूरी भी सहायता की, तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ठीक है। 1529 ईस्वी में, कब? 1529 ईस्वी में फरीद खान ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया, नुसरत शाह को पराजित किया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की। देख रहे हैं नाम चेंज हो रहा है। फरीद खान, फरीद खान के बाद शेर खान, शेर खान के बाद हजरत ए आला। ठीक है। कहते हैं 1532 का युद्ध, 32 में 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? दोहरिया का युद्ध हुआ, जिसमें महमूद लोदी ने हुमायूं के खिलाफ लड़ा था। कहते हैं महमूद लोदी का शेर खान ने साथ दिया था, लेकिन मन से नहीं दिया था। यह सिर्फ अफगानों को दिखाने के लिए किया था, क्योंकि शेर शाह इस बात को जानता था कि अगर महमूद लोदी का कद बना रहेगा तो हमको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वह इसमें पूरे मन से युद्ध में भाग नहीं लिया और यहाँ महमूद लोदी की हार हो जाती है। और इसके बाद, इस युद्ध के बाद ही महमूद लोदी का जब कद नीचा उठता गिरता है तो ऑटोमेटिकली आपको शेर शाह सूरी का कद ऊपर आ जाता है। ठीक है। चुनार किला, अब चुनार किला का घेरा होगा किसके द्वारा? तो हुमायूं के द्वारा, क्योंकि अब शेर शाह यानी कि जो शेर खां है वो क्या हो जाएगा? उसका महत्व अफगान समाज में काफ़ी बढ़ जाएगा, वो अफगानों का नेता हो जाएगा। तो यही कारण है कि अब हुमायूं की नज़र पड़ेगी शेर खां पर और वह चुनार के दुर्ग पर घेरा डाल देगा, चुनार के दुर्ग पर घेरा डाल देगा। हुमायूं द्वारा चुनार के किले पर क्या डाला जाएगा? तो घेरा, यानी कि चारों बगल से घेरा डाल दिया जाएगा। कहते हैं शेर खां को यहाँ अपना पराजय दिख रहा होता है, शेर खां को यहाँ अपना पराजय दिख रहा होता है, तभी वह हुमायूं के पास संधि का प्रस्ताव रखता है। शेर खां संधि के लिए विवश हो जाता है, शेर खां संधि के लिए विवश हो जाता है। तो इस संधि में होता क्या है? हुमायूं संधि के जब मान जाता है तो संधि के तहत हुमायूं चुनार के किले को शेर खां के पास ही रहने देता है, शेर खां के पास ही हुमायूं के चुनार के किले को रहने देता है और बदले में शेर खां अपने प्रिय पुत्र कुतुब खां को 500 सवारों के साथ हुमायूं की सेवा में भेजेगा, हुमायूं की सेवा में भेजने का काम करेगा। कितने सवारों के साथ? तो 500 सवारों के साथ। देख रहे हैं ना, यह संधि हुआ ताकि हुमायूं का मानना था कि इसके बाद शेर खां ज़्यादा गलती नहीं करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा, क्योंकि उसका पुत्र किसके कब्जे में था? तो कुतुब खां के हुमायूं के कब्जे में था, कुतुब खां हुमायूं के कब्जे में था। लेकिन कहते हैं शेर शाह सूरी बहुत चालाक था, बहुत कूटनीतिक था, जो आगे चल करके कुछ समय के बाद अपने पुत्र को बहाना बनाकर हुमायूं के चुंगल से बाहर निकाल देगा और हुमायूं के खिलाफ ही खड़ा हो जाएगा। ठीक है। बनता है ऐसे कहानी कि 1534 ईस्वी में शेर खां ने फिर से बंगाल पर आक्रमण करेगा। उस समय का अयोग्य शासक होगा महमूद शाह और उसको पराजित करके कहते 13 लाख दिनार राशि लेगा। इसके बाद स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है। तब हुमायूं को नज़र आता है, हुमायूं को अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसने क्या किया? अब शेर शाह का पीछा करना वो शुरू करेगा। लेकिन जैसे जैसे जो शेर शाह का पीछा करेगा, शेर शाह हुमायूं से लड़ने से पीछे भागेगा और भागते भागते हुमायूं को इतना थका देगा और उसके रास्ते को ऐसे काटेगा
अपनी संपत्ति, अपनी परिवार को व्यवस्थित करके सुरक्षित जगह पर वह हुमायूं के रास्ते पर आके बैठ जाएगा। हुमायूं को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो वह बहुत तेजी से राजधानी आगरा की ओर बढ़ेगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और मंजूर था। चौसा का युद्ध। हुमायूं को अपनी गलती का एहसास जब होता है तो शेरशाह उसके सामने खड़ा होता है और बक्सर के समीप चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और मुगल शासक हुमायूं के बीच होता है। शेर खान और मुगल बादशाह हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और बुरी तरह पराजित होता है, बुरी तरह पराजित होता है। कहते हैं इस पे इसकी जान पर बन आता है, यानी कि यह मरने के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन अचानक एक भिश्ती ने उसे उसकी जान बचाने में कामयाब करता है, सहायता करता है, जिसे हुमायूं ने आगरा पहुंचकर उसे एक दिन का बादशाह बना देता है। ये भी एक इतिहास है। लेकिन हुमायूं किसी प्रकार पराजित तो हो गया, लेकिन किसी प्रकार वो बच गया। ठीक है। इस युद्ध के बाद शेर खां की हिम्मत बढ़ जाती है और वो अपने नाम का खुतबा पढ़वा लेगा। उसने अपने नाम का क्या पढ़वाया, खुतबा पढ़वाया। और यही नहीं, उसने अब शेर खां से क्या बन गया, शेरशाह। एग्जाम में बराबर सवाल पूछे जाते हैं कि शेर खां ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की, जो चौसा युद्ध के बाद की। ठीक है। और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। इस युद्ध के बाद ही, चौसा युद्ध के बाद ही शेरशाह ने 3 काम किए। उसने शेरशाह की उपाधि धारण की, ठीक, दूसरा खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, और तीसरा अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। ठीक है। अब एक होगा महत्वपूर्ण युद्ध और निर्णायक युद्ध, कनौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, कनौज एवं बिलग्राम का युद्ध। कहते हैं शेरशाह अब दिल्ली पर अधिकार यानी आगरा पर अधिकार करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है। होता कहानी यूं है अब कि जिस समय युद्ध की स्थिति बन रही होती है, कनौज के समीप, कनौज गंगा नदी के किनारे है, तो आपको पता ही है, तो शेरशाह एक नदी के एक ओर युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन हुमायूं काफी चंचल स्वभाव का था। हुमायूं इस स्थिति को नहीं रख पाता है, वह नदी पार करके शेरशाह को पराजित करने के स्वप्न देखने लगता है। तो हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी कि वो नदी को पार करने की सोच लेता है। जिस समय वो नदी पार कर रहा होता है उस समय बारिश आ जाती है, जिसके कारण वो अपने साथ तोपखाना को नदी के उस पार नहीं ले जा पाता है, जिसके कारण हुमायूं की हार हो जाती है, क्योंकि उसका तोपखाना उसको सहायता नहीं कर पाया। और यही नहीं, युद्ध के समय ही उसका अपना हमदम, विश्वास पात्र मोहम्मद जमा मिर्जा अपने पुत्र, अपने सैनिकों के एक संगठनों के साथ वह अचानक से शेरशाह के पास जाकर मिल जाएगा। देख रहे हैं विश्वासघात। इस युद्ध में हुमायूं पराजय हो जाएगा। शेरशाह क्या करेगा, शेरशाह ने हुमायूं को कनौज के युद्ध में पराजित करके अब आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और एक नए राजवंश सूरवंश की स्थापना किया। एक नए राजवंश सूरवंश की स्थापना किया। देख रहे हैं। और हुमायूं अब 15 वर्षों तक निर्वासन की जिंदगी व्यतीत करेगा, जब तक कि शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कमजोर न हो जाए। ठीक है। आगरा की या दिल्ली की, दिल्ली या आगरा दोनों समीप ही है, कि गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान शासक। तो पहला अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी। पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी। अब आते गद्दी प्राप्त करते ही शेरशाह ने सर्वप्रथम जो काम किया, तो भारत का जो सीमांत है, उत्तर पश्चिम की सीमा को मजबूत करने के काम किया।
तो उत्तर पश्चिम की जो सीमा थी उसकी सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है, तो रोहतासगढ़ किले कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम सीमा पर है। एक चाहता था, शेरशाह सूरी चाहता था कि किसी भी प्रकार हुमायूं भारत वापस न आए। ठीक है, अब शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान लगाएगा। कहां ध्यान लगाएगा? साम्राज्य विस्तार की ओर। ठीक है, तो 1541 ईस्वी में उसने गखरों को पराजित किया। गखरों को पराजित किया। एक गखर था कौन? कहते हैं एक गखर उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों का विश्वास पात्र था, जो मुगलों को काफी सहायता करता था। यही कारण है कि सबसे पहले शेरशाह सूरी ने मखरों को पराजित किया ताकि यह किसी प्रकार हुमायूं को कोई सहायता न पहुंचा पाए। ठीक है, लेकिन कहते हैं हुमायूं शेरशाह जीवन भर इसको शांत नहीं रख सका। इसके मरने के बाद ही गखर फिर से उठ गया। 1542 ईस्वी में उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। कहां अधिकार किया? मालवा पर। 1542 ईस्वी में उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1543 ईस्वी में रायसीन, जहां का शासक था पूरनमल। रायसीन जहां का शासक कौन था? पूरनमल। वहां पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया 1543 ईस्वी में। कहते हैं यहां पर शेरशाह सूरी ने कूटनीतिकता का परिचय देते हुए विश्वासघात का प्रयोग किया और पूरनमल के साथ विश्वासघात करके रायसीन पर कब्जा जमाया। कहते हैं वहां उसने खुलेआम स्त्रियों को, वहां के बच्चों को कत्लेआम करवाया। यही नहीं, वहां की स्त्रियां ने अफगानों से बचने के लिए जौहर व्रत तक किया। कहते हैं यह शेरशाह के जीवन पर, यह चरित्र का कलंक, शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक की भांति है। रायसीना का अभियान शेरशाह के जीवन पर कलंक की भांति है। कहते हैं उसका पुत्र कुतुब खां, शेरशाह का पुत्र कुतुब खां, इससे इतना ज़्यादा इसको दुख हुआ कि इसने आत्महत्या कर ली। इसके अपने पिता के द्वारा किए गए कार्य से इतना विक्षोभ हुआ कि इसने आत्महत्या कर लिया। देख रहे हैं, स्त्रियों द्वारा जौहर व्रत किया गया। कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली। किसके कारण? तो शेरशाह के चरित्र पर जो कलंक था कि यहाँ के राजपूतों के साथ उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, वहाँ के बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया, काफी कत्लेआम करवाया। अगला अभियान है 1544 ईस्वी में मारवाड़ का अभियान। कहाँ का अभियान? मारवाड़ का अभियान। यहाँ का शासक था मालदेव। इस युद्ध में जो राजपूत सरदार भी मालदेव के सहायता कर रहे थे, जयता एवं कुप्पा। कहते हैं ये दोनों के ने काफी वीरता के साथ शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया। कहते हैं शेरशाह सूरी के पास एक ऐसी स्थिति आन पड़ी थी कि यह उसको बोलना पड़ा। जब मारवाड़ पर अधिकार हो गया तो शेरशाह सूरी को यह बोलना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारा हिंदुस्तान खो चुका था। यानी हिंदुस्तान का जो मेरा इतना बड़ा सम्राट था वो सिर्फ मुट्ठी भर बाजरे, यानी मुट्ठी भर बाजरा कौन हुआ? तो मारवाड़ के लिए मैं सारा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। देख रहे हैं, और राजपूत की वीरता से वो काफी प्रभावित भी हुए थे। 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनका अंतिम अभियान अब क्या होगा? 1545 ईस्वी में इनका अंतिम अभियान होगा कालिंजर का अभियान। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान होगा। कालिंजर का शासक होगा कीरत सिंह। कालिंजर का शासक कौन होगा? कीरत सिंह। कहते हैं कालिंजर अभियान के समय ही शेरशाह सूरी उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तभी एक बम का गोला किले के
टकराकर वापस आ गया और बारूद के ढेर पर गिर गया। शेरशाह सूरी वहीं पे था। बारूद के फटने से शेरशाह सूरी बुरी तरह जख्मी हो गया और वह मर गया। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले ही कालिंदी विजय का शुभ समाचार आ चुका था। देख रहे हैं शेरशाह की मृत्यु कब होगा? कालिंदी अभियान के समय होगा। तो मृत्यु के समय शेरशाह सूरी उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा होता है। देख रहे हैं ना, एग्जाम में बराबर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था आदि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।